डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर किस तरीके से होता है और उसका सारा एक्सप्लेनेशन हम लोग ने समझा हुआ था। तो उसी सर्किट में हम लोग ये देखते हैं कि अगर जब ये कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाए, मतलब जब हम लोग 1 पॉइंट को 2 से कनेक्ट किए रहते हैं, उस समय कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। जो भी इसका टाइम कांस्टेंट होगा उसके हिसाब से उतने समय में पूरी तरीके से जब चार्ज हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग 2 पॉइंट को 1 से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और 1 को 3 से कनेक्ट करते हैं। जब हम लोग ऐसा करते हैं तो उसके बाद जैसे ही ये कनेक्ट किया जाएगा 1 को 3 से, वैसे ही अब इस कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग शुरू हो जाती है इस रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, तो जिस समय डिस्चार्जिंग शुरू होगी तो मान लीजिए किसी क्षण जो धारा का मान है वो आई है। ठीक, तो जब धारा प्रवाह शुरू होगा, जैसे जैसे धारा प्रवाहित होगी वैसे वैसे कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज का मान है, जो किसी क्षण मान लीजिए Q है, तो Q की वैल्यू धीरे धीरे घटती जाती है, जिसको हम लोग कैपेसिटर का डिस्चार्ज कहते हैं। तो जिस समय किसी क्षण मान लीजिए कि धारा का मान आई है और उस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो Q है, तो उस समय जो हमारा सर्किट का इक्वेशन बनेगा वो होगा Q/C इज इक्वल टू आई आर। Q/C जो इस कैपेसिटर के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है, और ये आई आर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। Q/C इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर एंड आई आर इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये और कोई इसमें दूसरा ये सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, इसलिए हम लोगों का जो इक्वेशन बनेगा वो Q/C इज इक्वल टू आई आर होगा। हम I के लिए जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो लिख सकते हैं dQ/dt, क्योंकि चार्ज ही जो है धीरे धीरे करके प्रवाहित हो रहा है उस सर्किट में, और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे चूंकि चार्ज कम होता जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। इस I के लिए एक्सप्रेस जब हम इक्वेशन 1 में वैल्यू एक्सप्रेशन रखते हैं तो हमारा इक्वेशन जो बनता है वो Q/C इज इक्वल टू माइनस dQ/dt इक्वल टू इंटू आर। इसको रीअरेंज करके डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं dt इज इक्वल टू माइनस RC इंटू dQ/Q। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं तो t के लिए एक्सप्रेशन इट इज इक्वल टू माइनस RC इंटू लॉगरिथम ऑफ Q प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो हम लोग इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या है कि जब t की वैल्यू 0 होगी, जिस समय अभी हम इस t को कनेक्ट कर रहे होते हैं, उस समय जो है इस पर जो चार्ज है वो मैक्सिमम जो चार्ज की वैल्यू है उसको Q0 से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो t इक्वल टू 0 पर Q का मान Q0 होगा। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 और Q इक्वल टू Q0 रखेंगे तो a की वैल्यू RC लॉगरिथम Q0 हो जाएगी। इसको उठा करके हम लोग इस इक्वेशन 4 में a की वैल्यू रख देते हैं और फिर से इसको रीअरेंज करें तो माइनस t अपान RC इज इक्वल टू लॉगरिथम Q/Q0 बनेगा। हम लोग Q के लिए एक्सप्रेशन अगर डिराइव करके लिखना चाहें इसी से तो हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा ये लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है इसको हम लोगों ने लिख दिया एक्सपोनेंशियल के टर्म में कि Q किस तरीके से टाइम के साथ चेंज कर रहा है, चार्ज जो है किस तरीके से चेंज कर। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियली ये इस ई की पावर नेगेटिव है, तो एक्सपोनेंशियली ये डिस्चार्ज होगा। समय जैसे जैसे बीतेगा t इक्वल टू 0 अगर हम लोग रख दें तो Q की वैल्यू Q0 हो जाएगी। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं Q की वैल्यू Q0 है जब t इक्वल टू 0 है। यहाँ इस x एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम लिया हुआ है, Q वर्टिकल एक्सिस पे लिया हुआ है। तो जैसे जैसे t इक्वल टू 0 पर Q की वैल्यू Q0 है और जैसे जैसे समय बीतेगा ये एक्सपोनेंशियली चार्ज की वैल्यू घटना शुरू होगी। हम लोग RC को एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं RC के लिए, दैट इज द टाइम कांस्टेंट। पीछे भी आप लोगों ने देखा था
चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में टाउ इज इक्वल टू आर सी द टाइम कांस्टेंट। तो अगर हम लोग टी की वैल्यू टाउ के बराबर यानी आर सी के बराबर यहाँ रख दें, टी को आर सी के बराबर रख दें, तो क्यू जो है Q0 इंटू ई टू पावर -1 हो जाएगा, और ई की वैल्यू 2.718 अगर रख दिया जाए तो जो हमारा एक्सप्रेशन है ये वाला, ये कन्वर्ट हो जाएगा Q0 इंटू 0.37। ये देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है Q जो है वो तब उस समय Q0 इसको ऐसे लिख सकते हैं 37% ऑफ Q0 का 37% लगभग रह जाएगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ देखें 37%, तो 37% पे चार्ज की 37% मैक्सिमम चार्ज की जो वैल्यू है वो कितने समय में मिल रही है, दैट इज द टाइम कांस्टेंट। यानी टाइम कांस्टेंट ऐसा समय है जिसमें कि डिस्चार्ज के समय जो कैपेसिटर पे चार्ज है वो मैक्सिमम चार्ज का 37% रह जाता है। तो ये टाइम कांस्टेंट जो है वो डिस्चार्ज के फास्टनेस या स्लोनेस को रिप्रेजेंट करता है। जितना ही जिसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो उतना ही उसका डिस्चार्ज स्लो होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने दो ग्राफ से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि Q0 का 37% इस ग्राफ के लिए टाउ1 प्राइम पे और दूसरे वाले ग्राफ के लिए टाउ2 टाइम पे हो रहा है। और अगर मान लीजिए कैपेसिटर एक ही है, हम लोग अलग अलग रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं R1 और R2, तो R1 अगर स्मॉलर है तो टाउ1 उसके लिए स्मॉलर होगा। तो अगर R1 कम है उसके वजह से टाउ1 कम हो जा रहा है, तो डिस्चार्ज उतना ही तेज होगा। देख रहे हैं बहुत तेजी से ये अपने 37% तक वो पहुंच जा रहा है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि स्मॉलर द टाइम कांस्टेंट RC, क्विकर इज द डिस्चार्ज उतना ही फास्ट होगा अगर टाइम कांस्टेंट कम होगा। इस चीज़ को हम लोग इस डिस्चार्ज की जो थियोरी है या ये जो फार्मूला हम लोगों ने Q के लिए डिराइव किया है, इसका यूज जो है हम लोग करते हैं लीकेज मेथड से किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए। वहाँ पे एक नोन चार्ज हो नोन कैपेसिटर रहता है और इस फार्मूले को यूज करके हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात होगी कि हमारे पास जो भी कैपेसिटर होता है उसका जो ऑर्डर है वो माइक्रो फैरेड का यानी 10⁻⁻6 फैरेड का होता है। तो ऐसे दशा में हम लोग अगर कोई ऐसा जो ऐसा रेजिस्टेंस जिसका ऑर्डर जो है 1 ओम का हो, यानी कि स्मॉलर रेजिस्टेंस को हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो उसका जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है वो 10⁻⁻6 सेकेंड ऑर्डर का होगा। अब आप सोच सकते हैं कि कितना कम समयांतराल है। यानी कि अगर हम स्मॉलर रेजिस्टेंस का अगर को डिटरमिन करना चाहते हैं डिस्चार्ज मेथड से या लीकेज मेथड से, तो वहाँ ये देखने में आएगा कि उसके लिए टाइम कांस्टेंट बहुत ही कम होता है और उतने कम समय में हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकते और स्मॉलर रेजिस्टेंस को हम डिस्चार्ज मेथड से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वही मान लीजिए कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस मेगा ओम की ऑर्डर का हो यानी 6R7 ओम का हो, मेगा ओम की ऑर्डर का हो, तब दोनों का प्रोडक्ट है तो लगभग ये 1 सेकेंड का ये जो है आपका टाइम कांस्टेंट बनेगा। तो 1 सेकेंड या उसकी ऑर्डर का अगर है तो हम कम से कम डिस्चार्ज को ऑब्जर्व कर सकते हैं और तब ग्रेटर रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग जो मेगा ओम की ऑर्डर का होगा उस डिस्चार्ज मेथड से हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि लीकेज मेथड से या डिस्चार्ज मेथड से हम स्मॉलर रेजिस्टेंस को क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। तो उसका आंसर आप इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लिख सकते हैं कि उसके लिए टाइम कांस्टेंट काफ़ी कम होता है जिसमें डिस्चार्ज को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं और इस वजह से हम लोग स्मॉलर रेजिस्टेंस को लीकेज मेथड से डिटरमिन
नहीं कर पाते हैं और डिस्चार्ज मेथड केवल हाई रेजिस्टेंस के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग पढ़ते रहिए, परीक्षा की तैयारी करिए। धन्यवाद।